नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन की तरफ से। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि अभी किस तरीके से इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट भारत की सभी मेजर फाइटर जेट्स की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को कंट्रोल करने लगा है। उसमें हम तेजस MK-1A फ्लीट के बारे में बात कर रहे थे। 2021 में HAL की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के साथ लगभग 99 F404IN20 सीरीज के इंजन को लेकर एक डील को साइन किया था, जिनको HAL की तरफ से तेजस MK-1A में इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। और डील के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक को इन इंजन्स की पहली बैच को अगस्त 2024 तक भारत को डिलीवर करना था, जिसमें मिनिमम 16 इंजन भारत को डिलीवर होने वाले थे। लेकिन अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक भी इंजन HAL को डिलीवर नहीं किया गया, जिस वजह से अभी HAL को तेजस MK-1A की प्रोडक्शन को जारी रखने में परेशानी तो हो रही है और मजबूरी में आके पहले खरीदे गए रिजर्व इंजन में से कुछ का इस्तेमाल करके तेजस MK-1A की कुछ इनिशियल यूनिट को HAL की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम की बात यह है कि हमारे पास ज़्यादा रिजर्व इंजन मौजूद नहीं है, तो हम 1 साल तक या 2 साल तक रिजर्व इंजन का इस्तेमाल करके तेजस की प्रोडक्शन को जारी नहीं रख सकते हैं। और अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो इसी साल सितंबर तक हमको 2 इंजन को डिलीवर करने वाले हैं। एक एस्टिमेशन के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी अपने वादे के मुताबिक हमें 90% के आसपास कम इंजन को डिलीवर किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका तेजस की प्रोडक्शन रेट के ऊपर कितना बड़ा नेगेटिव असर पड़ने वाला है। खास करके अभी जब हम एडिशनल तेजस MK-1A को जल्दी अपनी सर्विस में शामिल करना चाहते हैं और अपनी MiG-21 फ्लीट को नए तेजस से जल्दी रिप्लेस करना चाहते हैं, उस समय पर अगर यूनाइटेड स्टेट्स सही टाइम पर हमको इंजन को सप्लाई नहीं करेगा तो हमारी एयरफोर्स पर इसका एक बहुत ही नेगेटिव असर पड़ने वाला है। इसके अलावा अभी आगे चल के तेजस MK-2 और MK की इनिशियल वेरिएंट में भी जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज की इंजन का इस्तेमाल होने वाला है। तो अभी के लिए हमारे जितने भी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट या आगे चल के बनाए जाने वाले उन सभी के लिए हम यूनाइटेड स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट टाइम पर इंजन को भारत को सप्लाई नहीं करता या फ्यूचर में भारत पर कोई सैंक्शन लगाने की कोशिश करता है तो इससे हमारा पूरा एयरफोर्स के ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि बिना इंजन की कोई भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर सकता। और इस तरीके से देखा जाए तो अगर हम अभी से हमारे एयरक्राफ्ट्स के लिए एक अल्टरनेट इंजन ऑप्शन को तलाश नहीं करते और साइड में ऑप्शन नहीं रखते हैं तो आने वाले 5 से 10 सालों में यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टली हमारी एयरफोर्स की हर एक एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने वाला है। और साथ ही आगे चल के हमारी कोई भी फ्यूचर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट भी यूनाइटेड स्टेट के कंट्रोल में रहने वाला है। अगला अपडेट जोरावर टैंक को लेके। और अभी जोरावर टैंक की डेवलपमेंट के साथ साथ DRDO की तरफ से टैंक और आर्मर्ड व्हीकल के सेगमेंट में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया गया है, क्योंकि जोरावर टैंक को डेवलप करने के लिए DRDO की तरफ से जिस खास आर्मर सिस्टम को डेवलप किया गया था वो अभी एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। खास करके लाइटवेट टैंक और आर्मर्ड व्हीकल के लिए टेक्नोलॉजी काफ़ी काम आने वाला है। तो अभी जोरावर टैंक के लिए जिस नई आर्मर को DRDO की तरफ से डेवलप किया गया, ये एक कंपोजिट आर्मर है जो कि नॉर्मल स्टील आर्मर के मुकाबले बेहतर प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के साथ साथ 40% हल्का भी होने वाला है, जिससे टैंक का वजन काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए DRDO की तरफ जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था उसे कंपोजिट आर्मर मोनोकॉक टेक्निक कहा जाता है, जिसमें आर्मर को डायरेक्टली हल के साथ इंटीग्रेट किया जाता है और इसके लिए एडिशनल चेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी वजह से व्हीकल का वजन काफी हद तक कम किया जा सकता है। जोरावर टैंक की इस कंपोजिट आर्मर की बात करें तो इसमें मेनली 3 लेयर की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसमें बेस लेयर के तौर पर हाई हार्डनेस स्टील आर्मर का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आर्मर पेनिट्रेटिंग एमुनिशन को रोकने के लिए इसमें डुअल हार्डनेस पेस्ट आर्मर का इस्तेमाल किया गया और बाद में एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंट से सेफ रखने के लिए इसमें एंटी फ्रैगमेंटेशन आर्मर का इस्तेमाल किया गया और इन तीनों ही आर्मर को कंबाइन करके हल के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिससे टैंक को काफी हल्का बनाया जा सके और इससे टैंक की मोबिलिटी काफी हद तक बेहतर हो पाएगा। अब इसी बात को लेकर DRDO की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जिसमें बात बताया जा रहा है कि भले ही जोरावर टैंक को इनिशियली लद्दाख में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी इसे खास करके रण ऑफ कच्छ में भी ऑपरेट किया जा सकता है और ये वहाँ पर भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। रण ऑफ कच्छ की बात करें तो हम पहले भी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ आमने सामने की टैंक बैटल लड़ चुके हैं और खास करके इस रीजन में हेवी टैंक्स को ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब इसी रास्ते पाकिस्तान के टैंक्स पिछली लड़ाई के दौरान एंटर करने की कोशिश किए थे, उनकी मैक्सिमम टैंक वहाँ पे फंस गए थे, जिनको इंडियन टैंक्स ने चुन चुन कर मार गिराया था। पर अभी DRDO का मानना है कि जोरावर टैंक इस रीजन में गेम चेंजर साबित हो सकता है और इसकी लाइट वेट और रबर टैंक की वजह से लद्दाख के अलावा रण ऑफ कच्छ में भी ऑपरेट कर सकता है।
और अगर आर्मी इस प्रपोजल में इंटरेस्टेड होता है तो जाहिर सी बात है कि जोरावर टैंक का जो इनिशियल ऑर्डर करने की बात की गई थी उसमें हमें ज़्यादा ऑर्डर देखने को मिलने की उम्मीद किया जा सकता है। अगला अपडेट वीवीआर मिसाइल की तरफ से है। जैसे जैसे एरियल वॉरफेयर बेहतर होता गया ठीक वैसे ही एयर टू एयर वॉरफेयर में वीवीआर मिसाइल भी काफ़ी बेहतर बनते गए हैं और इनकी स्ट्राइक रेंज धीरे धीरे इंक्रीज होता रहा है और आज की डेट में जिसके पास सबसे ज़्यादा दूरी से दुश्मन पर फायर करने के लिए मिसाइल मौजूद है उसके पास एरियल वॉरफेयर में उतना ज़्यादा एडवांटेजेस होने वाला है। अभी के लिए अगर मैं आप सभी से कहूँ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन वीवीआर मिसाइल कौन सा है तो आप में से ज़्यादातर लोग मिट्योर मिसाइल का नाम ले सकते हैं और अगर हमारी पूर्व और पश्चिमी पड़ोसी देशों की बात करें तो वो PL-15 मिसाइल का नाम लेने वाले। इनमें से मिट्योर मिसाइल की एक्चुअल रेंज क्या है तो किसी को अभी तक ठीक से नहीं पता है, जिसको 150 किलोमीटर से ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन PL-15 मिसाइल की एक्चुअल रेंज 145 किलोमीटर है जिसको बढ़ा चढ़ाकर 200 किलोमीटर, कुछ लोग इसको 300 किलोमीटर क्लेम करते हैं। लेकिन इन दोनों में से अलग अभी पहली बार रशिया की तरफ से वीवीआर वॉरफेयर में एक बहुत ही बड़ी रिकॉर्ड को बना दिया गया। आज तक जिन रशियन एयर टू एयर मिसाइल को उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता था, वहीं पर अभी रशिया की एक Su-35 की तरफ से लगभग 200 से 220 किलोमीटर की दूरी से यूक्रेन की एक मॉडर्न एज MiG-29A एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया और ये इतिहास में पहली बार है जब 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से किसी एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके किल स्कोर को किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनियन MiG-29A रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने वाला था, जिसके लिए इसमें AGM-88 हार्म सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइल इंटीग्रेट किए गए थे। लेकिन इससे पहले कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने की रेंज में आता उससे पहले ही लगभग 270 किलोमीटर की दूरी से ही रशियन Su-35 ने अपनी एयरबेस ई रडार की मदद से इसको डिटेक्ट कर लिया था और अपनी हाइपरसोनिक R-37M मिसाइल को फायर किया था। अभी तक ये बात बस सुना गया था कि मिसाइल 200 से 300 किलोमीटर की दूरी तक भी स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन इसे मेनली एवेक्स किलर मिसाइल समझा जा रहा था जो कि खास करके बड़े साइज के स्लो मूविंग टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया होगा। पर अभी MiG-29 जैसे स्मॉल और फास्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद इस मिसाइल की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ने वाली है, जो कि टेक्निकली दुनिया की किसी भी एयरक्राफ्ट को दुश्मन की मिसाइल तो क्या एयरक्राफ्ट की रडार रेंज से दूर रहकर भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। और इस केस में भी वैसा ही हुआ होगा क्योंकि MiG-29 का रडार इतनी डिस्टेंस से Su-35 को डिटेक्ट नहीं कर सकता है जितनी दूरी से इसने मिसाइल को फायर किया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।